हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंप्लीट कर लिया है और मेरे हिसाब से आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, कहीं भी उससे ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा क्या उससे कम ही हर जगह पे मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से ना छूटे, पूरे 5 के 5 आप कवर कर पाओ, इसलिए मैं थोड़ी बहुत डेप्थ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कम्युनिकेबल में हमने 3 चीज़ें पढ़ ली और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। और उसके बाद आपकी 1-2 लाइंस बच जाती हैं जिनको मैं विदिन लगभग 4 से 5 लेक्चर्स में आपका सिलेबस में बायोलॉजी का कंप्लीट कर लूँगा। और मैक्सिमम आप रख लीजिए 6 दिन में आपका ये बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो है कम्युनिकेबल पढ़ा, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल के बारे में। और नॉन कम्युनिकेबल के बारे में मैंने 3-4 डिजीज़ेज़ रखी हैं। कैंसर है, डायबिटीज़ है और उसके बाद कुछ हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ हैं। तो 1 नंबर के लिए तो इतना काफ़ी है, क्योंकि आपसे जो पूछा जाएगा वो वही कम्युनिकेबल के मैक्सिमम चांस बनते हैं आपसे वही पूछा जाए। तो फिर भी जो नॉन कम्युनिकेबल की और जो बच जाएंगी, तो आप ये नहीं सोचना कि सर ने कम पढ़ाया नॉन कम्युनिकेबल को, तो उसको जो है मैं एमसीक्यूज़ के द्वारा कवर करूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देख लीजिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। पहले से ही मैं बताता चला आ रहा हूँ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो डिजीज़ होती हैं जो एक शख्स से, वन पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ नहीं फैलती। ये जो है फैलती नहीं है, कन्फाइंड रहती है एक ही बंदे में। लेकिन ये भी फाटल होती हैं। फाटल यानी इंसान को मार सकती हैं अगर इनका ट्रीटमेंट ना किया जाए। ठीक है दोस्तों। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ हुई जो क्या होती हैं, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन सेपरेट नहीं होती। और ये ज़्यादातर किसकी वजह से होती है, इंसान के खुद की अपनी ही लापरवाही की वजह से होती है। जैसे कि कोई इंसान जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता, उससे कैंसर हो सकता है। कोई कंजप्शन ऑफ अल्कोहल करता है, कोई उसके बाद स्मोकिंग करता है, उससे कैंसर हो जाता है। या डायबिटीज़ जो है अपनी फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, डायबिटीज़ हो जाता है। तो कहने की बात इतनी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज डिजीज़ जो सेपरेट नहीं होती एक बंदे से दूसरे बंदे को। तो चलिए फर्स्ट डिजीज़ को हम लोग पकड़ लेते हैं। कैंसर क्या होता है। कैंसर आप सब लोग जानते हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। कैंसर जो है, कैंसर का मेन मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। कैंसर होता क्या है, इसमें होता क्या है कि सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, वो अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। जब उससे भी एक्सेस में हमारी बॉडी जो है सेल्स की प्रोडक्शन करे तो ग्रोथ करे, विच इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। ठीक है ना। और कैंसर के बाद अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर वो ट्यूमर की शेप ले लेता है। ठीक है। वही यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लीजिए। कैंसर का दूसरा नाम है नियोप्लाज्म। नियो यानी नई नई और ग्रोथ, प्लाज्म होता है ग्रोथ। ठीक है, समझ आ गया होगा कैंसर क्या होता है। कैंसर का दूसरा नाम नियोप्लाज्म है। नियोप्लाज्म इसलिए क्योंकि इसमें नई ग्रोथ हो जाती है सेल्स की। देखिए, हमारा कोई भी पार्ट है, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है, उसमें क्या हो जाता है, एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। ठीक है ना, सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, सेल्स जो है डिवाइड होते रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के कुछ सेल मरते भी हैं, डाई भी होते हैं, इसी तरह से नए सेल्स बनते भी रहते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, समटाइम क्या हो जाता है, जब उन्हीं सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, दोस्तों अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। और वो जो सेल डिवीजन होती है, यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं है, आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स पर, माइटोसिस, MITOSIS। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिससे क्या हो जाता है, मतलब इससे सेल्स 1 से 2 बनेंगे, 2 से फिर बाद में बनेंगे आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। याद रखना आप लोग, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, ये 2 होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है, माइटोसिस में सेल डिवीजन हो जाती है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ठीक है दोस्तों। और इसका फंक्शन क्या होता है, माइटोसिस क्यों होता है, बेसिकली ताकि ग्रोथ हो सके हमारी बॉडी की, हमारे सेल्स की, और जो सेल मर जाते हैं उनकी रिपेयर, नए बन सके। ठीक है ना। तो यही मैंने अभी तक कह दिया आपको, कैंसर क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स या टिश्यूज। और कौन से सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स। ठीक है।
यहाँ पर मैंने नेवर डाइज लिखा है। नेवर डाइज का मतलब क्या होता है, ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, देखो अभी मैंने आपको बताया कुछ सेल्स जो हैं डाई हो जाते हैं और उसके बाद नए भी बनते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। लेकिन ये जो कैंसरस सेल्स मान लीजिए कुछ बन गए, ये डाई नहीं होते, ये डाई नहीं होते और ये बढ़ते रहते हैं। अगर डाई नहीं हो रहे हैं, इनमें माइटोसिस हो रही है, बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे, तो ये ट्यूमर बाद में बना लेंगे। कैंसर जो है ना, बेसिकली ये देखा गया है 40 से 60 साल की एज में ये मोस्ट कॉमन होता है। सबसे ज़्यादा 40 और 60 साल की होता है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, एक मिनट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, वो क्या कहते हैं, मेंस जो हैं, जो ह्यूमंस, ये मेल्स जो होते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम रेस्पिरेटरी ट्रैक के कैंसर जो हैं देखे गए हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के क्यों, क्योंकि मेल्स जो हैं ज़्यादातर वो तंबाकू सेवन का उपयोग करते हैं, उसके बाद सिगरेट पीते हैं, उसके बाद अल्कोहल कंजप्शन, इन चीज़ों की वजह से। और फीमेल्स में देखा गया है सर्वेक्स और वेजाइना में। सर्वेक्स और वेजाइना ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं क्या होता है क्या नहीं। टोबैको की वजह से जो है 44.6% चांसेस होते हैं मेंस में कैंसर होने के। वहीं फीमेल्स में टोबैको सो जो है, ये रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, शायद 2015 की ये रिपोर्ट है। उसमें ये कहा गया था कि वुमेन्स में जो है टोबैको की वजह से 20% क्या कैंसर होते हैं और 44.6% मेल्स में होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कैंसर जो होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, नीचे मैंने एक्सप्लेन किया है, ये सिर्फ मैं इस मेटास्टेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। कैंसर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन मैलिग्नेंट, NON नॉन, MELIGNANT लिख लेना आप खुद ही, नॉन मैलिग्नेंट, और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। नॉन मैलिग्नेंट को हम लोग बिनाइन भी कहते हैं, बिनाइन, BENIGN बिनाइन कैंसर, और दूसरे को हम लोग कैंसरस भी कहते हैं। हम लोग नीचे पढ़ेंगे, डरेंगे नहीं आप लोग, तो मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा। जो बिनाइन या ये जो बिनाइन वाला होता है, स्टार्टिंग वाला जो मैंने बोला, बिनाइन या नॉन मैलिग्नेंट, इसमें क्या होता है, जो कैंसरस पार्ट होता है या जो ट्यूमर बनता है ना, ये एक ही जगह पर रहता है, कॉन्फाइंड एक ही प्लेस पर, जहाँ पर बना वहीं पर, ये बाकी चीज़ों में फैलता नहीं है। इसीलिए इसको जो है ये उतना हानिकारक नहीं होता। ठीक है ना, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, नॉन मैलिग्नेंट या बिनाइन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन इसे भी रिमूव किया जाना चाहिए, इसे डॉक्टर्स रिमूव कर देते हैं, क्योंकि समटाइम ये पेन काज करता है। किसी ऐसे ऑर्गन पर बन गया है ट्यूमर, तो वो पेन काज कर रहा है, फैल तो नहीं रहा है लेकिन पेन काज कर रहा है, इसलिए इसको रिमूव करना अच्छा होता है। लेकिन ये जो मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट जी, जिसे हम लोग कैंसरस कहते हैं, ये जो है इनिशियल में इसकी ग्रोथ तो बिल्कुल स्लो होगी, बिल्कुल स्लो होगी, लेकिन देखते देखते जो है इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, देख लीजिए, पहले स्लो होगी, फिर रैपिडली तेज़ हो जाएगी, और बाद में क्या हो जाता है, बाद में जो है ये ब्लड स्ट्रीम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है। कैंसर या ट्यूमर जो होता है ना, ये ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्ट समझते हो, फट जाता है ट्यूमर, और ये फैलता है पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये चला जाता है, और जिसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, वो लास्ट स्टेज होती है, और डेथ होने के फिर चांसेस तो लास्ट पे वही बच जाते हैं। इसलिए उसी स्टेज को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। शायद आपको क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर से बताता हूँ, मेटास्टेसिस क्या होता है। जब कैंसर जो है थर्ड स्टेज पर होगा, या ट्यूमर जो है थर्ड स्टेज पर होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है ट्यूमर जो है ये ब्रस्ट हो जाता है, ये फट जाता है, और उसके बाद वाया ब्लड से या लिम्फ वेसल से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, फैल जाता है, और बाद में डेथ हो सकती है। तो इसी स्टेज को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। ये स्टेज जो है ये कैंसरस ट्यूमर की स्टेज है। एक मैंने क्या बताया, बिनाइन और दूसरा कैंसरस। बिनाइन का और एक नाम है नॉन मैलिग्नेंट, वेयरएज कैंसरस का दूसरा नाम मैलिग्नेंट होता है। अब ये जो कैंसर है ये होता क्यों है, अगर हम लोग और डेप्थ में देखेंगे तो हमारी बॉडी जो है, उसके सेल्स जो है, उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम बना होता है DNA से, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ये जो DNA होता है ना, समटाइम ये डैमेज भी हो जाता है, और क्या करते हैं, हमारे सेल्स जो हैं इसे रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन समटाइम क्या हो जाता है, डैमेज का ये मतलब है, देख लीजिए DNA के अंदर सीक्वेंस होता है, A T के साथ जुड़ा होता है,
एडेनिन थायामीन के साथ, और GC गियानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। कभी कभार इनका अरेंजमेंट ये इसके साथ कभी कभार जुड़ गया, या ये जो है इसके साथ मतलब अनअरेंज फॉर्मेट अगर हो गया तो यानी उसका यही मतलब होता है क्रोमोसोम जो है ये DNA जो है डैमेज हो गया। तो हमारी सेल्स का ये काम होता है इस डैमेज DNA को रिपेयर करना। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होता है, कैंसर सेल्स के केस में ये रिपेयर नहीं हो पाता। सेल्स जो है यही यहाँ पर मैंने लिखा है, सेल्स रिपेयर नहीं कर पाते, और लेटर ऑन जिसकी वजह से कैंसर, पहले कैंसर फिर क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। ट्यूमर जो है ना, ट्यूमर होती है आउटर बॉडी ग्रोथ हो जाना। आउटर बॉडी ग्रोथ क्या होता है, मतलब ये आपकी बॉडी है तो कहीं पर भी जो है आपका मीट जो है वो बाहर निकल आएगा, बल्ज पोर्शन बन जाएगा, उसी को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है, जैसे कि एक ऐसा कैंसर है सिर्फ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया सिर्फ एक ऐसा कैंसर है जिसके केस में ट्यूमर नहीं बनता, क्योंकि ल्यूकेमिया जो है ना, ल्यूकेमिया जो है ये एक ब्लड का कैंसर होता है, और ब्लड जो है लिक्विड है, फ्लूइड है, तो ये बल्ज कैसे, ये बड़ा कैसे बनेगा। इसलिए सिर्फ ल्यूकेमिया एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसमें ट्यूमर नहीं बनता, बाकी जितने भी कैंसर्स हैं उनसे जो है ट्यूमर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स के बारे में। ये जो टाइप्स ऑफ ट्यूमर है ये दो टाइप्स के होते हैं, ऊपर ही भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया। बिनाइन जिसे हम लोग नॉन मैलिग्नेंट भी कहते हैं, और दूसरा होता है कैंसरस। बिनाइन जो है एक ही जगह पर होगा, जहाँ पर बनेगा वहीं पर कॉन्फाइंड रहेगा, और सेपरेट जो है नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सेपरेट यानी फैलेगा नहीं दूसरे बंदे को। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो हैं कहते हैं इसे निकलवा लेना चाहिए, ताकि क्यों, इसका मेन रीज़न ये होता है कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा पेन करता है, तो इसलिए इसे रिमूव कर दिया जाता है। और ऐसे भी फिजिकल अपीयरेंस जो है बंदे की बिगड़ जाती है, इंसान अच्छा नहीं लगता, तो इसे निकालना ही बेहतर रहता है। और दूसरा है कैंसरस या मैलिग्नेंट। कैंसरस में क्या होता है, इसमें अभी मैंने ऊपर भी बताया था, चलिए एक बार फिर से थोड़ा बहुत जिनको समझ ना आया हो, पहले स्लो ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ रैपिडली होगी, और उसके बाद ये फैलेगा नेबरिंग सेल्स में। नेबरिंग सेल्स में मतलब फैलना शुरू हो जाएगा, और जब ट्यूमर बन जाए लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है, वो फट जाता है। ऊपर भी मैंने बोला वो फट जाता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चला जाता है, किससे, वाया ब्लड स्ट्रीम, और ये फाटल होता है, फाटल होता है, डेथ काज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी को कंटिन्यू करते हुए, अब कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं। ये हमने पढ़ा ट्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैंसर की टाइप्स है, तो अगर हम कैंसर को पढ़ने बैठे तो 10 वीडियोस में भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हमारे SSB के हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप्स होती हैं इसकी। एक तो कार्सिनोमास, दूसरा है सर्कोमास, और तीसरा है ल्यूकीमिया। ठीक है दोस्तों, कार्सिनोमास जो है ना, ये आउटर बॉडी में होती है, जो आपकी एपिथेलियल लेयर होती है ना बॉडी की, ये उसमें जब उसके सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो तब जो कैंसर होगा वो कार्सिनोमास होगा, उसी को हम लोग कार्सिनोमास कहेंगे। एपिथेलियल जानते हो ना, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, जब उसमें आउटर ग्रो ये क्या कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, तो उसी को हम लोग कार्सिनोमास कहते हैं। या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ में भी, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं मतलब जो ग्लैंड होते हैं ना, ग्लैंड जिन टिश्यू से बने होते हैं, जब उन टिश्यूज़ की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। ग्लैंड जो है, ग्लैंड क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ, ग्लैंड और ऑर्गन। ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड भी ऑर्गन ही होता है, लेकिन ग्लैंड का काम सेक्रीशन करना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिस तरह से हमारे जो निपल्स होते हैं ना, या जो औरतों के निपल होते हैं, उनके अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पर मिल्क की प्रोडक्शन होती है। तो देख लीजिए, एग्जांपल्स की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर जो है ग्लैंड्स होते हैं, जब उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। स्टमक कैंसर, स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग, तो जब उसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए तो कैंसर हो जाता है। या पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाज तो जानते हो ना, स्टमक के थोड़ा नीचे होता है पैनक्रियाज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, किस में, उसका रोल जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा आ जाता है सरकोमा।
सुरकोमा जो है ना, ये वो कैंसर होता है जो ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यूज़ में होता है। टिश्यूज़ हमारे बॉडी के 4 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से कनेक्टिव टिश्यू भी एक टिश्यूज़ होते हैं। देख लीजिए इनका काम क्या होता है ना, मान लीजिए हमारे कुछ बॉडी टिश्यूज़ हैं, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ना, ये इनके बीच में पाए जाते हैं और इनको जो है कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ कर रखते हैं, इन्हीं को हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। तो जब कैंसर हो जाए किन में, कनेक्टिव टिश्यूज़ या मस्कुलर टिश्यूज़ में, मस्कुलर टिश्यूज़ जिनसे हमारी मसल्स बनी होती है, तो उसको हम लोग सरकोमा कहते हैं। इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो लिख लीजिए आप, मैंने लिखा तो नहीं है, कैंसर ऑफ बोन जो है, ओह सॉरी, कैंसर कैंसर ऑफ बोन, इसकी एग्जांपल लिख लेना आप। और उसके बाद और भी जो लिखना चाहें तो लिम्फ नोड्स का कैंसर जो हो जाता है या जो मसल्स का कैंसर हो जाता है, वो सारी इसी की एग्जांपल है। होप दोस्तों ये भी आपको समझ आ गया होगा। तीसरा वन है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है ना, ये ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर, इसमें क्या हो जाता है ना, हमारा ब्लड जो है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, डब्ल्यूबीसी जब ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जब बढ़ने लगते हैं ब्लड के अंदर, तो एक कैंसर हो जाता है जिसे हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल्स, मैंने शायद पढ़ा भी लिया है पहले। डब्ल्यूबीसी आप लोग याद रखेंगे, वाइट ब्लड कार्प्यूस्कल। और ल्यूकीमिया क्या होता है, ल्यूकीमिया जब डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी जब ये बढ़ना शुरू हो जाए, अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो जाए हमारे ब्लड के अंदर, तो एक कैंसर हो जाएगा जिसे हम लोग ल्यूकीमिया कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्सिनोजेंस या जो फैक्टर्स जो हैं जिनकी वजह से कैंसर हो जाता है। एक तो आ जाएगा फिजिकल इरिटेंट्स, जिससे फिज़िकली आपको मतलब कैंसर होने के चांसेस हैं। तो कश्मीर की बहुत मशहूर चीज़ कांगड़ी, जिसे ये इस्तेमाल करते हैं ना, इससे भी कैंसर हो जाता है। जो टोबैको खाते हैं, तंबाकू, उससे भी हो जाता है। सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट से क्या हो जाता है, यहाँ पर मैंने लिखा है सनलाइट एक्सपोजर, तो यूवी रेडिएशंस आ जाती हैं जिनसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, O3 लेयर, जिसे हम लोग ओजोन भी कहते हैं, वो यूवी रेडिएशंस को रोकता है, लेकिन यूवी भी रेडिएशंस को बहुत कम रोक पाता है। 3 किस्म की अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन ए, बी और सी। सी तो हमारे नीचे पहुंचती ही नहीं है अर्थ पर। बी जो है ए को रोक लेता है, लेकिन बी की थोड़ी बहुत रेडिएशंस आ जाती हैं, और जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं सनलाइट में, उनको कैंसर होने का खतरा जो है बना रहता है। तो रेडिएशन से भी देख लीजिए, एक्सरेज़ की, अगर आप एक्सरेज़ मतलब कहीं पर काम करते हैं जहाँ पर एक्सरेज़ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, या अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन जो सन से आती हैं, वहाँ पर कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग अगर बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें तो सिंपली आप लोग वायरसेस याद रखेंगे। बायोलॉजिकल के केस में एक तो ऑन्को वायरस से हो सकता है, हर्पिस या एब्स्ट्रम बार वायरस से, ये 3 चीज़ों, इन 3 वायरस से ये हो सकता है। तो दोस्तों इतना जो है आपसे कोई नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत याद रख लेना कि कैंसर किससे होता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती क्या हैं। तो हम लोग रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर इसमें क्या है, मतलब कौन सा कैंसर जो है किस चीज़ की वजह से होता है। तो देख लीजिए, रेस्पिरेटरी कैंसर, रेस्पिरेटरी जो होता है, जो सांस की, जो ये सांस का सिस्टम होता है, जिसे हम लोग ये सांस लेते हैं ना, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी कैंसर किसकी वजह से, मैक्सिमम चांसेस टोबैको की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से। स्किन कैंसर किससे हो सकता है, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस की वजह से, ठीक है ना, जो सन से आती हैं, जिसे ओजोन लेयर, कुछ लेयर्स इनको जो है कुछ अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन को रोक नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी होता है। और कौन सा कैंसर, स्किन कैंसर। थर्ड वन इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये अननोन ही है, लेकिन कुछ जो फैक्टर्स कहते हैं, तो एक तो आता है हार्मोनल चेंजेस, ठीक है ना, जब आपके हार्मोन में, जैसे कि लेडीज़ में या मेल्स में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जब उनमें चेंजेस आ जाए, मान लीजिए ज़रूरत जो है 30 मिलीग्राम की सेक्रेशन की है, निकल रहा है 50 मिलीग्राम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल तक, तो उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। दूसरा है ओबेसिटी, मोटापे की वजह से। और तीसरा है जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान भी ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उस टाइम भी ब्रेस्ट जो है स्वेल करते हैं, सूज जाते हैं, मिल्क बनाना होता है उसकी वजह से। और एक कैंसर जो है बहुत ही आम है, लेकिन ये यहाँ पर तो नहीं है, ये जो है अफ्रीकन अमेरिकन मेंस में पाया जाता है, वुमेन्स में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर
मेंस में ही पाया जाता है, प्रोस्टेट कैंसर जिसे हम लोग कहते हैं। प्रोस्टेट कैंसर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल्स का कैंसर होता है। प्रोस्टेट तो फीमेल्स में भी होता है लेकिन ज़्यादातर मेल्स में पाया जाता है। अफ्रीकन अमेरिकन मेंस में पाया जाता है। रीजंस आज तक किसी को पता नहीं है कि इन्हीं में ज़्यादा क्यों होता है। इंडियंस में ये बहुत कम है, शुक्र है रब का। और इसके सिम्टम्स जो है लॉस ऑफ वेट, जब ये वाला कैंसर हो जाए तो वज़न जो है बहुत कम हो जाता है। लंप एट एनी बॉडी पार्ट, लंप जो होता है ना, लंप का उर्दू या हिंदी में मीनिंग होता है ढेर। मतलब वही वो ट्यूमर जैसा बन जाना, ढेर बन जाना किसी बॉडी पार्ट के ऊपर। क्या मतलब, जब वो जमा होते जाएंगे सेल्स तो वो बना लेंगे। और इसको हम लोग सिम्टम्स, और एक है कि हमें पता कैसे चलेगा, वांड जो है हील नहीं हो पाती। मान लीजिए किसी बंदे को कहीं पे कोई कट लग गया तो ब्लीडिंग हो रही है, पहले तो ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी। ब्लीडिंग अगर रुक भी गई तो वांड जो है ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इनके साथ फीमेल इरेगुलर मेंसेस होते हैं, जो 28 डेज़ का जो साइकिल होता है पीरियड का, वो जो है वो मतलब उसमें अल्ट्रेशन, उसमें चेंजेस आ जाती हैं। 28 के बजाय कभी 20 दिन बाद ही मेंसेस होंगे, पीरियड्स होंगे, कभी 25 दिन बाद, कभी 26 दिन बाद, अनअरेंज फॉर्मेट में। तो दोस्तों अगर मैं डायग्नाइसिस की बात करूं तो डायग्नाइसिस क्या होता है, पता करना, मतलब किन चीज़ों से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कैंसर जो है हुआ है नहीं है। एक तो आ गया बायोप्सी। बायोप्सी जो होता है, बायोप्सी में क्या किया जाता है, मान लीजिए किसी को जो है लिवर कैंसर है तो लिवर जो है उसको थोड़ा ऑपरेट, उसको खोल दिया जाएगा। लिवर में से कुछ सेल्स जो है निकाले जाएंगे, उसमें उसको लेबोरेटरी में लिया जाता है और देखा जाता है। तो जब हम लोग लिविंग टिश्यूज़ को ले जाते हैं लेबॉर्ट्री में डिटेक्ट करने के लिए कौन सी डिजीज़ है, उसे हम लोग बायोप्सी कहते हैं। और दूसरी चीज़ आती है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होता है जब हम लोग मरने के बाद टेस्ट करते हैं, वो मैंने शायद पहले भी बता दिया है। दूसरा टेस्ट आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से भी इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं कैंसर के केस में। इन केस ऑफ अगर कैंसर जो है ट्यूमर बन गया है तो आप लोग सर्जरी करेंगे, ठीक है ना। सिंपल सिंपल, बिल्कुल एज सिंपल जितना आप लोग याद रख सको। दूसरी नंबर जो है रेडियोथेरेपी। हम लोग यहाँ पर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स जो हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशंस छोड़ते रहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे रिलेटेड, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं रेडिएशन छोड़ते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये केमिस्ट्री में डेफिनेशन है तो चलिए छोड़िए। लेकिन वो एलिमेंट्स जो कंटिन्यूसली रेडिएशंस छोड़ते रहते हैं, देख लीजिए रेडिएशंस, बीम्स या रेज जो हैं छोड़ते हैं, उनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो वो थेरेपी दी जाती है उन रेडिएशंस को। उन मतलब कोई जो है, मान लीजिए किसी पार्ट में, चेस्ट में या कोई भी पार्ट में कैंसर है तो रेडिएशंस जो है पास की जाती हैं उस पार्ट से, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल्स जो हैं मर जाते हैं। कीमोथेरेपी में जो है केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, वही दवाइयाँ शवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयाँ लगाई जाती हैं जिससे ठीक हो जाए बंदा, कैंसर ठीक हो जाए। तो नाम यहाँ पर लिखा है मैंने, मेथोट्रिजेट, ठीक है ना, यहाँ पर है मीथोट्रिजाइट। और दूसरा है साइक्लोफॉस्फेमाइड, ठीक है दोस्तों। तो नाम उतने याद ज़रूरी नहीं है रखना, थेरेपी याद रख लेना। रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। और जो ट्यूमर हो उसके लिए सर्जरी भी अच्छी रहती है, बिनाइन ट्यूमर के लिए ज़्यादातर, क्योंकि वो जो है हार्म काज नहीं करता। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे, और भी कुछ थेरेपीज़ दी जाती है। इम्यून थेरेपी मतलब इम्यून सिस्टम को डेवलप किया जाता है। इम्यून सिस्टम में बी सेल्स, टी सेल्स आ जाते हैं, जिनको जो है जिनको जो है वेल डेवलप किया जाता है, ठीक है ना। तो कैंसर सेल्स के साथ फिर वो लड़ने में हेल्प करते हैं। और बोन मैरो थेरेपी, बोन मैरो समझते हो ना, बोन मैरो जो है, बोन मैरो वेस को कहते हैं, जो हड्डियों के अंदर जो मैरो होता है ना, इसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट में किसी दूसरे बंदे, हेल्थी बंदी का मैरो डाल दिया जाता है, फिर वो बाद में मल्टीप्लाई होता है और बाद में डिजीज़ ठीक हो जाती है। और ये जो है, ये वाला प्रोसेस बोन मैरो थेरेपी जो है ना, जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जेनेटिकली डिजीज़ होती हैं, मेजॉरिटी केसेस ज़्यादातर वो जो है इसी में उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ तो आपने सुना ही होगा, डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ मिलाइटस इसका पूरा नाम है। ये भी क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो जल्दी से ठीक ना हो, जिसे अरसे लग जाते हैं ठीक होने में। आपने देखा होगा जिसको डायबिटीज़ होता है वो सारी उम्र दवाइयाँ खाता रहता है, इसीलिए इसको क्रोनिक कहते हैं। इस डिजीज़ में बेसिकली होता क्या है कि
इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती। ठीक है ना, वही मैंने क्रॉस मारा है इंसुलिन को कि इंसुलिन जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाती। हमारी बॉडी जो है ना ये इंसुलिन की प्रोडक्शन करती है और उस इंसुलिन का काम क्या होता है, वो ग्लूकोज को, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है ना, उसको एज एन एनर्जी लेता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में ये इंसुलिन होगा ही नहीं तो ग्लूकोज से एनर्जी कैसे ले पाएगा, आप खुद लोग सोच लो। और एक चीज़ भूल गई, इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन जो है ना दोस्तों, इंसुलिन जो है ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, हार्मोन याद रखेंगे आप लोग, ये पेप्टाइड हार्मोन है जिसे पैनक्रियाज सेक्रीट करता है। ठीक है, ये जो है हार्मोन है जिसे पेनक्रियाज के अंदर सेल्स होते हैं पेनक्रियाटिक आइलेट्स, लिख लीजिए पेनक्रियाटिक, PANCREATIC, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, ISLETS, आइलेट्स स्पेलिंग याद रखिएगा। पेनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इसकी सेक्रीशन करते हैं इंसुलिन की। और इंसुलिन जो है फिर बाद में क्या करता है, ये मतलब ग्लूकोज को एज एन एनर्जी यूज़ करता है। लेकिन जब इंसुलिन की प्रोडक्शन ही ना हो तो एनर्जी या ग्लूकोज मतलब कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। और इसलिए इन डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को फिर बाद में इंसुलिन जो है ये इंजेक्शंस बाहर से लगाने पड़ते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इन बीमारियों से निजात मांगनी चाहिए। तो चलिए हम लोग सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स क्या होता है डायबिटीज़ के केस में, सिम्टम्स होता है लक्षण, वो चीज़ें जिनसे आपको पता लग जाए कि डिजीज़ हुई है। एक तो आएगा एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और पानी पियोगे तो ज़्यादा ज़्यादा पेशाब आता है। कहते हैं ना आधी ज़िंदगी बाथरूम में ही निकल जाती है पेशाब कर कर के ही। तो ब्लड विजन, ये तो बाद के केसेस हैं, अगर ट्रीट ना किया जाए, अगर आप दवाइयाँ नहीं लेंगे तो ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला आपको दिखेगा। हील्स जो वांड जो है वो हील नहीं हो पाती, ज़ख्म जो है वो ठीक नहीं हो पाते। उसके बाद टिंगलिंग, टिंगलिंग क्या होता है ना, चलिए ये आपको शायद पता नहीं होता। वो देखा होगा ना आपने, बॉडी में जो वो सुइयाँ जैसी चुभती हैं कभी कभार, हर एक बंदे ने ये फील किया होगा ना, वो सुइयाँ जैसी चुभती हैं, उस फील को हम लोग टिंगलिंग कहते हैं। और डायबिटीज़ जो है ना हमारे एशिया के कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है। और WHO की रिपोर्ट है 2030 टू 2050 में इंडिया जो है नंबर 1 रैंक पर आ जाएगा इन केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ये होता क्यों है, बेसिकली वही मैंने कहा, इंसान की खुद की लापरवाही की वजह से। 45 की एज से जब बंदा ऊपर चला जाए तब होता है, ओवरवेट है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तब होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब होगा, और जो बंदा फिज़िकली सुस्त हो, जो काम ना करे, फिज़िकली इनएक्टिव हो, तो उसको भी ये हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, सिंपल में याद रख लिए हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ में मैंने 2 डिजीज़ रखी हैं और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा हमारे वो 1-2 टॉपिक, वो 2-4 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली डिजीज़ जो मैंने हार्ट के रिलेटेड रखी है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज़। रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है ना ये क्या होती है और और इससे होता क्या है, तो रियूमेटिक डिजीज़ जो है ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिससे हमारे हार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, हमारे माउथ में होते हैं, हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। समटाइम क्या हो जाता है, यही बैक्टीरिया हमारे हार्ट में चले जाते हैं। जब ये हार्ट में चले जाते हैं तो बाद में ये सीरियस प्रॉब्लम्स काज करते हैं, उसी को हम लोग रियूमेटिक डिजीज़ कहते हैं या रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है एंडोकार्डिसिस, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। इसी को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डिसिस, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। मान लीजिए आपके माउथ में कोई बैक्टीरिया है, वो नीचे चला गया, जब अगर वो हार्ट में पहुंच गया तो वो डिजीज़ काज करेगा हार्ट की। उसी डिजीज़ को हम लोग रियूमेटिक या एंडोकार्डिसिस कहेंगे। और ये ज़्यादातर देखी गई है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री ही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर अर्बन शहरों में, रूरल्स में बहुत कम देखी गई है, क्योंकि अर्बन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बैक्टीरियाज़ के साथ कॉमन कांटेक्ट में आने का। उसके बाद वो जो बैक्टीरियाज़ हैं उनके नाम जो हैं यहाँ पर लिखे हैं, और एक तो ऑरियस है, उसके बाद विरिडेहा, और एस का मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस याद, STRAPTO, STRAPTO, स्ट्रेप्टो,
COCCUS स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना, ये याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस लिख लेना, STRAPTOCOCCUS स्ट्रेप्टोकोकस। और यस है, विरिडा है, एंटीरोकोकाई है, इनकी वजह से यही जो है मौत से या किसी और बॉडी पार्ट से चले जाएंगे आपके हार्ट में और डिजीज़ काज करेंगे, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। दूसरा आ जाता है हाइपरटेंशन, इसी को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। यहाँ पर शायद, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, इसमें ब्लड जो है बहुत तेज़ी से फ्लो करने लगता है। जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं ना, आर्टरीज समझते हो ना, ये तीन चीज़ें होती हैं, आर्टरीज़ हैं, वीन्स हैं और कैपिलरीज़ हैं। तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। आर्टरी जो होती है ये ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को, लेकिन अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से मतलब अवे यानी कि हार्ट से ले जाती है। जो मान लीजिए जो रगें, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जो रगें हार्ट से आपके दिल से दूसरे पार्ट्स में ब्लड को ले जाएं, उन्हें हम लोग आर्टरीज कहते हैं। अब वो रगें जो हार्ट की तरफ ले जाती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जो ले जाती हैं, उनको हम लोग वीन्स कहते हैं। और ये आर्टरीज और वीन्स जो हैं ये इंटरलिंक्ड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। किन से? छोटी मोटी रगों से, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। अब इनके नाम उर्दू में डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैंने अब रगें ही बताया क्योंकि मुझे उर्दू में उतना ज़्यादा पता नहीं है, आपके समझाने के लिए बोला है। तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, अभी मैंने बताया ये क्यों होता है। इन आर्टरीज़ में क्या होता है, जब ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है, पीछे से बहुत ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है, तो यही ब्लड जो है इनके साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से आर्टरीज़ को डैमेज करता है। और बाद में जिसकी वजह से अगर ये मतलब जल्दी कंट्रोल ना किया जाए तो वो कहते हैं ना, नस फट जाना, तो वो हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। वही मैंने लिखा, फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज के साथ टकरा जाती हैं एज इट फ्लोज थ्रू देम, और बहुत ही तेज़ी से, और क्या करती हैं, कॉज करती हैं डैमेज ऑफ वेसल्स और हार्ट अटैक भी कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर क्यों कहते हैं ना, क्योंकि जब ये होता है ना, स्टार्टिंग इसका जो सिम्टम होता है, आपकी छाती में दर्द करता है, चेस्ट पेन, जिसे हम लोग एंग्वीना भी कहते हैं, ANGUINA, एंग्वीना, शायद मैंने लिखा भी था कहीं पर, ये देख लीजिए, एंग्वीना भी कहते हैं चेस्ट पेन, जो इनिशियल सिम्टम होता है। तो इस टाइम इससे आप लोग पता कर सकते हो कि बंदे को जो है हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है, इसी को दूसरा नाम साइलेंट किलर है। और इसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, सिंपली बीटा ब्लॉकर्स ही इसके लिए, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, बीटा ब्लॉकर्स ही दी जाती हैं हाइपरटेंशन के लिए। जिसमें क्या क्या आ जाता है, देखो, एटिनोलॉल, बीटॉक्सोलॉल और टीमोलॉल। आप लोग याद रखेंगे, कोई भी मेडिसिन जिसके लास्ट पे लॉल है, LOL लॉल है, वो जो है हाइपरटेंशन के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका नॉन कम्युनिकेबल पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है, जो बच जाएंगी थोड़ी बहुत डिजीज़, उनको मैं MCQs के थ्रू कवर करूँगा। और कल से आपको 2-4 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिनको JK सिविल सर्विसेज में वीडियोस नहीं मिलती, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट्स, या आप लोग लिखेंगे @बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट्स, और वहाँ पर आपको PDF हर एक चीज़ मिल जाएगी, प्लस NCERT की भी मिल जाएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बाय।